हाय मेडिकोस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द आयुर्वेदा स्क्वाड। गाइस, आज हम सबसे पहले देखेंगे रचना का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है शरीरोपक्रम अध्याय, है ना। ये चैप्टर में हम करेंगे क्या कि शरीर से संबंधित जितनी भी संपूर्ण जानकारी होंगी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। संपूर्ण जानकारी इन द सेंस मृतशोधन, षडंग शरीर, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सारी डिटेल में मैं आपको पढ़ा दूंगा, इसको मेरे नोट से पढ़ लेना और बाकी कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स डालोगे। देखो, और मैं आपको यहाँ पे क्लिनिकल एस्पेक्ट भी बताऊंगा इसके, और कि इसको कैसे कोरिलेट करा जाता है मॉडर्न से, वो भी सब सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं हम आपका पहला अध्याय, शरीरोपक्रम अध्याय, रचना शरीर का। ठीक है, देखो, तो सबको पता होगा कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च। मतलब हमें आयुर्वेद क्या सिखाता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके भी स्वास्थ्य की रक्षा करना है, और आतुर मतलब जो रोगी है उसके रोगों को दूर करना है। इसलिए हमारा आयुर्वेद इतना उत्तम माना जाता है क्योंकि ये सिर्फ ना ही रोगियों को अच्छा करता है बल्कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके भी स्वास्थ्य को मेंटेन करने का काम करता है। ये होता है हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन। ठीक है, उसके बाद में इसमें रचना शारीर की परिभाषा ये देखो गाइस, शारीर मतलब होता है शास्त्र। ठीक है, शारीर मतलब शास्त्र होता है। देखो, इसकी डेफिनेशन ये है, याद कर लेना आप लोग। रचना प्रतिपादकम शरीर इति रचना शारीरम। मतलब जिस शास्त्र में शरीर के अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन किया जाता है उसे रचना शारीर बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो भी हम अंग प्रत्यंग, हमारे बॉडी के जितनी भी ऑर्गन्स है वो कितनी लेयर से बने हुए हैं, उनका वेट, उनका साइज, उनका शेप क्या है, उनकी क्रिया को छोड़ के जितनी भी चीजें आएंगी वो सब रचना के अंदर में आएंगी। तो जिस शास्त्र में हम शरीर के अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन करते हैं उसको रचना शारीर बोलते हैं। सेम फॉर क्रिया आ जाएगा कि जिस शास्त्र में हम शरीर के अंग प्रत्यंगों की क्रिया के अध्ययन करते हैं उसको क्रिया शारीर बोलते हैं, है ना। तो रचना शारीर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मैंने रचना शारीर की डेफिनेशन लिख दिया। रचना प्रतिपादिकम शरीर इति रचना शारीरम। ठीक है, उसके बाद में ये चैप्टर में शरीर की व्याख्या के बारे में दिया गया है। शरीर की व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन, शरीर कैसे बना है। तो बहुत सारे आचार्यों का मत है। तो सबसे पहले हमारे चरक साहब आते हैं, उन्होंने क्या बोले हैं, शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवती। ठीक है, उन्होंने ये बोले हैं कि जब शुक्र शोणित मतलब स्पर्म और ओवम, है ना, जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है तो जायगोट बनता है। जायगोट कहाँ पे बनेगा, यूटेरस में, है ना। और जब जायगोट बनता है और जब उसमें जीवात्मा प्रवेश करती है तब जाके शरीर बनता है। शुक्र शोणितम जीव संयोगी, जीव मतलब जीवात्मा, मतलब शुक्र शोणित और जीवात्मा जब ये सब तीनों मिलते हैं तो शरीर बनता है। शुक्र और शोणित के मिलने से जायगोट बन जाएगा, जायगोट में जब जीवात्मा का प्रवेश होगा उसके बाद में शरीर बनेगा। देखो गाइस, आप ऐसा है कि आप मतलब अभी अभी नीट वगैरह दे के आए होंगे तो आपको ये सब चीज़ों पर इतना ज़्यादा यकीन नहीं होगा। आयुर्वेद एक ऐसी ब्रांच है जिसको थोड़ा आप आध्यात्मिक से जोड़ने की कोशिश करा करो, है ना। बहुत सारी चीज़ों पे आपको यकीन नहीं होगा लेकिन आपको पहले करना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें आगे चल के सीखने मिल जाएंगी और आप पे फिर इसको यकीन भी होना शुरू हो जाएगा आपका, है ना। देखिए, शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खुलू कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवती, याद कर लेना, चलो कि इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद में चरक सुश्रुत साहब क्या कहते हैं, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्तम आत्म प्रकृति विकार समूर्चितम गर्भिति उच्यते। अब सुश्रुत क्या कहते हैं, इन्होंने भी सेम कहा है। देखिए, लेकिन डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा क्या है। सुश्रुत कहते हैं कि शुक्र शोणितम गर्भाशयस्तम, शुक्र मतलब स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, और शोणित मतलब ओवम, जब इनका फ्यूजन होता है गर्भाशय में, गर्भाशय मतलब यूटेरस में, तो जब जायगोट बनता है और उसमें आत्मा और प्रकृति का जब संयोग होता है तो उसको गर्भ बोला गया है। ध्यान रखना, जब स्पर्म मतलब शुक्र और शोणित का फ्यूजन होता है गर्भाशय में और उसमें जब आत्मा और प्रकृति का संयोग होता है तो उसको गर्भ बोला गया है। ध्यान रखना, शरीर नहीं बोला। शरीर कब बोला है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, गर्भ बोला है। इसके बाद सुश्रुत कहते हैं कि जब गर्भ में, जब गर्भ बन गया, गर्भ के बाद जब उसमें चेतना आएंगी, चेतना आने के बाद उसमें पंच महाभूत अपना कार्य करना शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि सारे के सारे द्रव्य पंचभौतिक होते हैं, तो जो गर्भ नया बना होगा वो भी पंचभौतिक होगा। तो गर्भ में जैसे ही चेतनता आती है ना, मतलब जैसे ही वो इंद्रिया युक्त होना शुरू होता है तो उसमें पंच महाभूत अपना कार्य करना शुरू करते हैं। तो वायु का कार्य क्या होगा, विभाजन करना, मतलब सेल डिफरेंशिएशन करना। तेज मतलब अग्नियां क्या होगा, पचती मतलब डाइजेशन करना, अग्नि डाइजेशन का काम करेंगी। आपह मतलब जल क्या काम करेगा, क्लेदन मतलब म्यूकस प्रोडक्शन करेगा। ठीक है,
उसके बाद में पृथ्वी, पृथ्वी क्या करेंगे, हार्डनेस मतलब सहती, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ आकाश आएगा, क्या करेगा, विवर्धयति मतलब बॉडी कैविटी बनाएगा, ठीक है। गाइज ये जो एक लाइन का मैंने श्लोक लिखा हूँ, उसके बाद में और 3 लाइन का श्लोक है जो कि ये 5 महाभूत का कार्य दिया गया है उसमें, ठीक है। मैं आपको एक बार बोल के दिखा देता हूँ। शुक्र शोणितम गर्भाशयसम आत्म प्रकृति विकार समूर्चितम गर्भ इति उच्यते तम चेतनावस्थितम वायु विवर्जयति तेजन पचति आपः क्लदयति पृथ्वी सहति आकाश विवर्धयति एवं विवर्धित सयदा हस्तपाद जीवाग्रहण कर्ण नितमतादि विरगय रूपेतः तदा शरीरमिति संज्ञा लभते। देखो इसके आगे मैं तुमको बताऊंगा, आराम से याद हो जाएगा, इतनी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको गर्भाव क्रांति में श्लोक पूरा मिल जाएगा, वहां पे याद कर लीजिएगा आप, है ना। तो देखो जब आकाश विवर्धयति मतलब जब आकाश बॉडी कैविटी बनाता है गर्भ में, उसके बाद हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, जीवा, घ्राण, नाक, इन सब का फॉर्मेशन होता है, मतलब अंग प्रत्यंग का धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है, उसको शरीर बोला गया है, ठीक है। पहले तो गर्भ बोला है, फिर जब पंचमहाभूत अपना कार्य करते हैं, उसके बाद में जब ऑर्गन डेवलप होते हैं, उसको सुश्रुत में शरीर बोला गया है, ठीक है। उसके बाद गाइस हम देखेंगे शरीर ज्ञान का प्रयोजन, मतलब शरीर ज्ञान हमको शारीर का ज्ञान क्यों होना, क्यों हमको शारीर का ज्ञान होने की आवश्यकता होती है, उसका पर्पस क्या है। देखिए शरीर में होने वाली व्याधियाँ मतलब डिसीज का हमें किन किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिसीज हो रही है तो हमको वो डिसीज का कारण पता होना चाहिए, उसका लक्षण पता होना चाहिए मतलब सिम्टम पता होना चाहिए, चिन्ह मतलब क्या साइन है, मतलब अगर किसी को वो रोग है तो वो पेशेंट क्या साइन कर रहा है, उसके हाथ उठ रहे हैं, उसके पैर उठ रहे हैं, या फिर उसकी बॉडी कुछ नहीं है रही, ये साइन देखना, और चिकित्सा आखिरी में ट्रीटमेंट, है ना। तो शरीर ज्ञान का प्रयोजन ये होता है कि जो भी व्याधियाँ हो रही है उसका हमें किस चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने इसको ट्रिक से याद रखा था, KLCC कारण लक्षण चिन्ह चिकित्सा, ठीक है। छोटी सी चीज़ें याद करने वाली है, एग्जाम में आती है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ आपके। उसके बाद में षडंग शारीर आता है। षडंग मतलब शरीर की स्टडी करने के लिए 6 डिवीजन बनाए गए हैं अपने पूरे बॉडी में, है ना। चरक ने, सुश्रुत ने, इन सब ने 6 डिवीजन बनाए हैं। अब कैसे कैसे बनाए होंगे, 2 हाथ बनाए हैं, 2 पैर बनाए हैं, एक ग्रीवा के ऊपर वाला और एक मध्य शरीर। देखो मैं आपको सब समझा दूंगा यहाँ पे। मानव शरीर का अध्ययन करने के लिए उनके 6 विभाग किए गए हैं जिसे षडंग शरीर कहते हैं। सबसे पहले आता है दक्षिण उदर्व शाखा। देखिए दक्षिण वाम को छोड़िए, भी उदर्व शाखा मतलब होता है अपर एक्सट्रीमिटीज, मतलब दोनों हाथों की बात कर रहा है ये, है ना। अब दक्षिण मतलब होता है राइट, मतलब राइट उदर्व शाखा मतलब राइट अपर एक्सट्रीमिटीज, मतलब राइट हैंड की बात कर रहा है ये, ठीक है। वाम उदर्व शाखा, वाम मतलब होता है लेफ्ट, मतलब लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटीज की, मतलब लेफ्ट हाथ की बात कर रहा है। सेम दक्षिण अध शाखा मतलब जो नीचे में, मतलब पैरों की बात कर रहा है, राइट लोअर एक्सट्रीमिटीज, और वाम अध शाखा मतलब लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज। 4 ये हो गए, हाथ पैर 4 हो गए मिला के। और फिर उसके बाद में मध्य शरीर आता है मतलब ट्रंक, ठीक है। एब्डोमेन और थोरैक्स से मिलकर जो बनता है उसको मध्य शरीर बोलते हैं। और छठवा जो शरीर आएगा षडंग शरीर में, शिर और ग्रीवा मतलब हेड एंड नेक को बोला गया है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, याद करने वाली है, आराम से हो जाएगा। तो गाइज इसके बाद हम देखेंगे मृत शोधन एवं संरक्षण मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी, है ना। मतलब जो भी हम कैडेवर डायसेक्शन वगैरह करते हैं ना, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। देखिए शरीर के अंग प्रत्यंग विभाग व्याकरण आदि के लिए जहाँ शास्त्र ज्ञान है, वही दूसरी तरफ शरीर ज्ञान भी उपयोगी है। मतलब अगर किसी को थ्योरेटिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब सारी की बुक्स पढ़ के, जितने भी शास्त्र पढ़ के वो थ्योरेटिकल नॉलेज अपने अंदर ग्रहण कर लेना, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज बोला जाता है। तो वो नॉलेज होने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप श्रेष्ठ चिकित्सक या श्रेष्ठ वैद्य बन पाओगे। इसलिए इसने बोला गया है कि जहाँ पे आपको शास्त्र ज्ञान का नॉलेज है, मतलब शास्त्र ज्ञान है आपके पास, तो आपको शारीर ज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब एक हिसाब से सर्जरी की बात कर रहा है, ठीक है। मेनली फॉर सर्जन मैंने लिखा भी, शल्य चिकित्सक किसमें काम आता है ये। उसके बाद में यहाँ पे ये शास्त्र में ये मृत शोधन दिया इसलिए है क्योंकि पहले के ज़माने में हिस्ट्री यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि महाराजा जो दशरथ थे ना, महाराजा दशरथ के मृत्यु शरीर को भरत के आने, देख जब महाराज दशरथ का जब मृत्यु हो गई थी तो भरत के आने तक उनको तेल की औषधि में सुरक्षित रखा गया था। तो मतलब एक हिसाब से आप ये नॉलेज कर सकते हो कि ये सब प्रथाएं पहले भी चलती थी, कौन सी, मृत शोधन की। मतलब शरीर को मृत हो गया है और अगर उसको जलाना या कुछ नहीं करना है तो उसको कुछ समय तक के रखना, तो वो तेल औषधियों में पहले रखा करते थे, ठीक है। अब उसके बाद में
आचार्य सुश्रुत के समय में संरक्षण एवं मृत शोधन, मतलब आचार्य सुश्रुत ने इसके बारे में बताया है। गाइस आप देखना, रचना शारीर में मेनली सुश्रुत का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। याद आपको दोनों श्लोक करना है, सुश्रुत और चरक, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट श्लोक ज़्यादा सुश्रुत के होते हैं एनाटॉमी में, है ना, मतलब रचना शरीर में, और क्रिया शरीर में चरक के होते हैं। देखिए आचार्य सुश्रुत के समय में संरक्षण एवं मृत शोधन, वो क्या करते थे, उन्होंने क्या बताया था कि अगर आप पहले भी कोई भी मृत शोधन या कैडेवर डाइसेक्शन करोगे तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ डेड बॉडी, मतलब आपके जो शव है उसका चयन करना है, मतलब सबसे पहले डेड बॉडी का सिलेक्शन करना है। अगर सिलेक्शन कर लिए उसके बाद में प्रिपरेशन करना है वो डेड बॉडी की। प्रिपरेशन, अब मैं ये तीनों पॉइंट आपको डिटेल में आगे पढ़ाने वाला हूँ। प्रिपरेशन करना है और उसके बाद में डायसेक्शन करना है, ठीक है। इसके बाद गाइस देखिए सबसे पहले पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ डेड बॉडी, मतलब शव का चयन। हमको सिलेक्शन ऑफ डेड बॉडी मतलब डेड बॉडी कैसी पहचानना है, मतलब किस तरीके की डेड बॉडी चाहिए, जिस शव में पूर्ण अंग प्रत्यंग हो। फॉर एग्जाम्पल जो बॉडी होना चाहिए जिसका हम डायसेक्शन करेंगे तो वो पूरे के पूरे उसमें अंग प्रत्यंग होने चाहिए, प्रॉपर ऑर्गन्स होने चाहिए, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। ऐसा नहीं कि इसके पहले उसकी कोई सर्जरी हुई हो और उसका कोई ऑर्गन्स गायब हुआ हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किडनी वगैरह गायब हो गई हो, है ना। और जिस शव में पूर्ण अंग प्रत्यंग, मतलब जो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों, एक्सटर्नली फॉर एग्जाम्पल किसी का उंगली नहीं है, किसी के पैर की उंगली नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, इस तरीके की बॉडी हमको नहीं लेना है। जो प्रॉपर बॉडी है वो बॉडी लेना है। दूसरा पॉइंट ये आता है जिसकी मृत्यु दीर्घकालीन व्याधियों से ना हुई हो, मतलब कैंसर वगैरह से, मतलब जो क्रोनिक डिसीज होते हैं ना उनसे ना हुई हो। इसका रीजन उन्होंने मतलब ये बताया गया है क्योंकि जो क्रोनिक डिसीज होती है ना वो बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देती है, और अगर ऑर्गन डैमेज रहेंगे तो हम जो मृत शोधन में जो बॉडी रहेंगी उसकी प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाएंगे, है ना। और तीसरी बात बोली है जिसकी मृत्यु 100 वर्ष से कम में हुई हो, ठीक है। और चौथी बात बोली है जिसकी मृत्यु विष वगैरह से ना हुई हो, क्योंकि मतलब इन द सेंस ये सिंपल बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक मृत्यु किसी की हुई होंगी तो वो बॉडी बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। प्रॉपर ऑर्गन्स होने चाहिए, पहला पॉइंट। कैंसर मतलब दीर्घकालीन व्याधियों से ना मरा हुआ हो। तीसरी उसकी एज लिमिट 100 से कम होनी चाहिए, और पॉइजन मतलब विष से ना मरा हुआ हो, ठीक है। उसके बाद में प्रिपरेशन करना है, सेकंड पॉइंट अपना प्रिपरेशन आता है, मतलब संरक्षण विधि, ठीक है। करना क्या है, जो भी बॉडी हमने सबसे पहले सिलेक्ट कर लिए, अब उसकी प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन में छाल, कुश अथवा शण, मतलब ये पेड़ पौधे होते हैं, इनकी छाल, कुश और शण लेना है, मतलब छाल का पेड़, कुश का पेड़, शण का पेड़, इनसे जो बॉडी है उसको भली भांति लपेट कर सबसे पहले इन पूरे छाल को जो शण लेना है बॉडी में उसको पूरी तरीके से लपेट लेना है, और वो बॉडी को लोहे के पिंजरे में रख देना है ना। उसके बाद में तेज ना बहने वाली नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तेज ना बहने वाली नदी, मतलब जो नदी का पानी सम हो वो पानी में उसको रख देना है, और जल में डूबोकर उसको बांध देना चाहिए। क्या करें अपने, सबसे पहले बॉडी को लिए, उसके बाद में उसको पूरी तरीके से लपेट दिए, किससे, छाल, कुश और शण से। उसके बाद में उसको एक पिंजरे में डालें, पिंजरे में डालने के बाद उसको तेज ना बहने वाली नदी में डुबो कर रख दिए। पिंजरे में रखने का मतलब ये है कि जब हम उसको पानी में रखेंगे तो उसको कोई जानवर आके खाना ले, कोई बॉडी को, है ना, वाली जो बॉडी रखी उसको कोई जानवर आके खाना ले, इसलिए उसको पिंजरे में रखना है। और पानी में इसको इसलिए रखना है क्योंकि जब इंसान मरता है तो उसकी जो स्किन होती है बहुत ड्रफ, मतलब बहुत रफ हो जाती है और बहुत टाइट हो जाती है, तो उसको मुलायम करने के लिए, उसको मृदु करने के लिए हमें उसको पानी में रखना चाहिए, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब उसके बाद में डायसेक्शन की विधि आती है। अब करना क्या है, 7 दिन बाद भली भांति फूले हुए शव को नदी से निकाल कर, मतलब जो हमने बॉडी नदी में रखी थी उसको 7 दिन तक रखना है, उसके बाद वो शव को निकालना है, ठीक है, पिंजरे में से। उसके बाद में जितनी भी तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट होंगे उससे उसकी केश, दाढ़ी, ये सब पूरे बाल हटाना है, और धीरे धीरे युक्तिपूर्वक उसकी सर्जरी करना शुरू करना है। ये किसने कहा है, हमारे सुश्रुत महाराज ने, ठीक है। उसके बाद में इस विधि को आज ब्लंट डायसेक्शन बोला जाता है, ठीक है। ब्लंट डायसेक्शन अलग होता है और जो मेन सर्जन करते हैं वो अलग होता है। ब्लंट डायसेक्शन उसके लिए होता है जो नॉर्मल सर्जरी रहती है, उसको ब्लंट डायसेक्शन बोला जाता है, ठीक है। और पहले के ज़माने में इस तरीके से सुश्रुत डायसेक्शन करा करते थे। उसके बाद गाइस आता है इम्पोर्टेंट ऑफ डायसेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 5 मार्क्स में पूछा भी जाता है ना। फर्स्ट चैप्टर से अगर कुछ चीज़ आ सकती है तो ये टॉपिक आ सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ डायसेक्शन, मतलब मृत शोधन का महत्व क्या होता है। देखिए मैं आपको बताऊंगा डायसेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। अंग प्रत्यंग की रचना की दृष्टि से ज्ञान हेतु, मतलब
क्या होगा, अगर हम डायसेक्शन करेंगे तो उससे हमको किस चीज़ का नॉलेज मिलेगा, ऑर्गन्स की एनाटॉमी, उसका साइज, उसका शेप, उसका वेट, कलर, ये सब उसकी जानकारी हमको मिलेंगी। पहला पॉइंट, चिकित्सा एवं शल्य कर्म में सफलता प्राप्ति हेतु जो भी शल्य चिकित्सा होते हैं, मतलब जो भी सर्जरी करते हैं, उनको ये ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। तो उससे क्या होगा, अगर हम डायसेक्शन करेंगे तो हमको पोजीशन ऑफ ऑर्गन्स की पोजीशन का सही से पता चलेगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि मृत शरीर और जीवक शरीर में क्या डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई जिंदा व्यक्ति है और उसके बाद मरने के बाद उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उसके वो नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंस ऑफ डायसेक्शन, मतलब डायसेक्शन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मरने के बाद बॉडी में क्या चेंजेस आता है ना वो। उसके बाद में विभिन्न अवयव के अनुसार उनकी स्थिति के ज्ञान को, मतलब डिफरेंट ऑर्गन की डिफरेंट पोजीशन के लिए। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी। अब मॉडर्न में थोड़ा बहुत आप अपनी बुक में देखना, मॉडर्न का थोड़ा बहुत दिया गया है, बहुत सारा दिया, लेकिन मैंने जितना आपको बता दिया उतना सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी मॉडर्न में ऐसा करते थे। देखिए, प्रिजर्वेटिव फ्लूइड होता है, ठीक है, जो डेड बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो बॉडी सड़े ना बहुत दिनों तक के। ठीक है, उसमें क्या लिया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनॉल 1 लीटर, फॉर्मलिन 4 लीटर, ग्लिसरीन 2 लीटर, स्प्रिट 3 लीटर, टर्पेंटॉइल ऑयल 300 ml और वाटर 3 लीटर। इन सब का मिक्सचर लिया जाता है और बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि बॉडी वो बहुत दिनों तक सड़े ना या फिर गले ना। ठीक है, जिससे जो वैद्य होते हैं वो आसानी से डाइजेशन करके अपना नॉलेज को गेन कर सके। इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये जो फ्लूइड होता है वो किस किस जगह से बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो देखिए गाइस, हमारा लास्ट टॉपिक आता है ये चैप्टर का कि बॉडी में जो फ्लूइड होता है वो मिक्सचर के, जो फ्लूइड होता है मिक्सचर पूरा, उसको बॉडी में डालने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि जो आपका पेल्विक रीजन होता है वहाँ पे एक एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है। हिप बोन में एक एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है और प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, उनके बीच में एक लिगामेंट होता है जिसको इंग्विनल लिगामेंट बोला जाता है। ठीक है, और ये इंग्विनल लिगामेंट के 4 सेंटीमीटर पे कट करा जाता है। ठीक है, और जब कट करने के बाद इसमें फीमोरल शीथ निकलती है। वो फीमोरल शीथ में फीमोरल आर्टरी जो कि लेटरल साइड पे होती है बॉडी के, और फीमोरल वेन जो कि मिडिल साइड पे होती है बॉर्डर के। हमको फीमोरल वेन से कुछ नहीं करना। फीमोरल शीथ के बाद में जो फीमोरल आर्टरी निकलती है वहां पे फीमोरल आर्टरी में ऊपर की ओर, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये आर्टरी है तो इसमें इस तरीके से ऊपर की ओर हमको कैनुला फंसा के फ्लूइड डिस्चार्ज करना होता है। ठीक है, ये पहली प्रोसेस हो गई बॉडी में वो फ्लूइड डालने की। ठीक है, और दूसरी प्रोसेस होती है हार्ट में, मतलब आर्क ऑफ ऑर्टा में। देखिए, असेंडिंग ऑर्टा, ट्रांसवर्स ऑर्टा और डिसेंडिंग ऑर्टा होता है। ठीक है, इसमें इसकी कुछ ब्रांचेस निकलती है। सबसे पहली जो बड़ी ब्रांचेस होती है उसको ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी बोला जाता है। दूसरी ब्रांच जो होती है उसको लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी बोला जाता है। तीसरी ब्रांच जो होती है उसको लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी बोला जाता है। ठीक है, ये ब्रैकियोसेफेलिक की और एक 2 ब्रांचेस निकलती है। अब इधर लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी है तो इधर राइट कैरोटिड आर्टरी होंगी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है तो इसकी राइट सबक्लेवियन आर्टरी होंगी। ठीक है, मैंने सिर्फ इसको नॉर्मल से समझाने के लिए बताया। तो इसमें क्या होता है, जो ये लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी होती है ना, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी बोला जाता है इसको, तो ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में कैनुला की हेल्प से फ्लूइड को डाला जाता है। ये दूसरी प्रोसेस होगी। बस गाइस, यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आप बताइए, आपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और किस किस टॉपिक के बारे में आपको और चाहिए वो मेरे को बता दीजिए आप, है ना। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें।